एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लास। आज हम लोग 12th क्लास के जैव विविधता एवं संरक्षण जो चैप्टर है उसके आंसर प्रीवियस ईयर के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं विद आंसर देखेंगे। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। पीडीएफ नोट्स तथा नई नई न्यूज़ और जानकारियों के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर पेज बना हुआ है एसपी बायोलॉजी, आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, वन्य जीवन और जैव विविधता में अंतर बताइए। जैव विविधता क्या है, वन्य जीव से यह किस प्रकार भिन्न है। जैव विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये देखिए 2015-18 में, 2020 में और 2020 में, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको हम लोग देखेंगे। और ये क्वेश्चन बैंक होती हैं, ये परीक्षा के लास्ट टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इनको कवर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी कोचिंग अगर पढ़ाती है आपको, तो वहाँ पे ये प्रीवियस क्वेश्चन कराती है। बस इतना रहता है कि वो उससे हटा करके टाइप कर देते हैं अपने खुद की पीपीटी पर, बस इतना रहता है फ़र्क, बाकी कोई नहीं रहता है, बाकी पढ़ाते वो यही हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैव विविधता क्या होती है, देखिए वन्य जीवन में, ठीक है, वन्य जीवन में वे सभी प्राणी तथा पादप आते हैं। वन्य जीवन जो होता है, जो जंगली, जैसे जो वन होते हैं, जंगल होते हैं, उनका जीवन क्या होता है, देखो उसमें सभी प्रकार के आपको प्राणी मिलेंगे और सभी प्रकार के आपको पादप मिलेंगे। ठीक है, आते हैं जो मनुष्य के नियंत्रण और प्रभुत्व से दूर अपने प्राकृतिक वास स्थानों में रहते हैं। ठीक है, वो देखो मनुष्य से दूर ही तो जंगल और जो वन होते हैं वो होते हैं। बाकी मनुष्य तो जहाँ रहता है वहाँ के जंगलों को काट काट करके उनको ख़त्म ही कर देता है। तो ये क्या होते हैं, ये मनुष्यों की पहुँच से दूर होते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक वास स्थानों में रहते हैं। जबकि जैव विविधता में सभी जीव जातियाँ, समष्टियाँ, उनके बीच आनुवंशिक विभिन्नताएं तथा सभी समुदायों के एकत्रित सम्मिश्र व परितंत्र आते हैं। ठीक है, तो देखिए जैव विविधता अगर हम लोग समझना चाहें जैव विविधता क्या होती है, तो देखो जैव विविधता के अंतर्गत सभी जीव आएंगे, जातियाँ आएंगी, समष्टियाँ आएंगी। मतलब जैव विविधता के अंतर्गत संसार में जितनी भी विभिन्नताएं हैं, ठीक है, आप कोई भी विभिन्नता देख लीजिए, कोई भी जीव, छोटे से छोटा जीव, बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट जीव और सबसे बड़ा से बड़ा, ठीक है, सारे जीव, सारे पौधे और उनकी जो वैरायटी है, जो उनकी विभिन्नताएं, उनमें 2 आंखें होती, 4 आंखें होती, 4 पैर होते, ये सब क्या है, शामिल है, ये सब शामिल है। और पूछा जाए प्राकृतिक वास स्थान क्या होते हैं, देखो प्राकृतिक वास स्थान वहाँ होते हैं जहाँ पर जीव जातियाँ, ठीक है, जीव जो होते हैं यानी कि प्राणी और पादप सभी रहते हैं। ठीक है, सभी आते हैं, वो होते हैं प्राकृतिक। ठीक है, और जो मानव के द्वारा बनाए होते हैं वो क्या होते हैं, कृत्रिम। आपको ये क्वेश्चन वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। जैव विविधता अभी हम लोगों ने देखा, ठीक, जैव संरक्षण की 2 विधियां होती हैं, तो स्वस्थानीय होती हैं संरक्षण, बहिस्थानीय। ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण, बहिस्थानीय संरक्षण याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मतलब हर साल किस दिनांक को, किस मतलब दिन मनाया जाता है, और इस पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है उसका उद्देश्य क्या है, आखिर हम लोग पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है और किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 जून को, ठीक है, मतलब यानी जैव विविधता जो विभिन्नताएं हैं हमारे संसार में, ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष अगर पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आईयूसीएन, आईयूसीएन तथा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आईयूसीएन और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो आईयूसीएन का हिंदी में पूछा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ये फुल फॉर्म होता है, ये याद जरूर कर लो। इंग्लिश में अगर आप याद करोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, इंग्लिश में भी याद कर लो, साथ में हिंदी में पढ़ लो। लिखने का आएगा आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करोगे तो जो एग्जामिनर होता है उसके ऊपर बहुत ही पॉजिटिव जो होता है इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मतलब हाँ बच्चों को आता है, बच्चा ने पढ़ा है। ठीक है, हमेशा जब स्टार्ट करोगे तो देखो यूनियन, यू देखो कैपिटल में है, ठीक है, कंजर्वेशन सी कैपिटल में है, नेचर सी कैपिटल एन कैपिटल में है, एन कैपिटल में, आर कैपिटल में, तो ऐसे ही आप लिखोगे। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ देखिए क्या होता है, विश्व वन्य जीवन यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, ये होता है आपका इसका डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का फुल फॉर्म। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है निम्न प्राणी कहाँ पाए जाते हैं, मतलब बब्बर शेर और बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो बब्बर शेर गुजरात में पाए जाते हैं आपके, ठीक है। गुजरात के काठियावाड़ में स्थित गिर जंगल में। देखो गिर, गिर को शेर भी, गिर को सिंह भी कहते हैं, गिर को सिंह भी कहते हैं, तो गिर मतलब गिर जंगल, गिर मतलब गिर जंगल, ठीक है। और आपको पता है गुजरात में कौन रहते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो यहाँ पर आप उससे भी याद कर सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी के घर में रहते हैं बब्बर शेर, ठीक है। तभी नरेंद्र मोदी घर में नहीं रहते हैं, जस्ट मजाक कर रहे हैं, ठीक है। अगला बाघ, ठीक है, बस आपको याद दिलाने के एग्जाम टाइम में कि आपको याद आ जाए, बाकी किसी का हंसी उड़ाने का यहाँ पे कोई वो नहीं है, ठीक है। बाघ, जो बाघ होते हैं वो पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन में रहते हैं, यानी कि बहुत सी सुंदर वन है। वन जो वन है तो क्यों सुंदर है, क्योंकि वहां पे बाघ रहते हैं, तो वहां मनुष्य जाने से डरते हैं, तभी वो वन क्या है, सुंदर है। तो पश्चिम बाघ जो होते हैं पश्चिमी बंगाल, ठीक, बंगाल टाइगर, ठीक, सबसे खतरनाक होते हैं जो बाघ होते हैं वो कहाँ रहते हैं, तो सुंदर वन में रहते हैं, तभी जो है सुंदर वन है, क्योंकि बाघ वहां है, ठीक है। याद हो गया। अगला क्वेश्चन है विलुप्त प्रजातियां क्या हैं, विलुप्त प्रजातियां, तो इससे तो आपको पता चल रहा है कि मतलब विलुप्त हो गई हैं या फिर होने की कगार पे हैं, ठीक है। तो विलुप्त प्रजातियों को हम लोग देखते हैं, तो जीव जंतुओं की वे प्रजातियां जिनका अस्तित्व वर्तमान में पृथ्वी पर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, विलुप्त हो चुकी है, खो चुकी हैं, मतलब अब है ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व दिखता ही नहीं है, ठीक है। कोई उनके सिम्टम्स भी नहीं दिखते, कोई स्पॉट भी नहीं दिखते, मतलब विलुप्त ही हो गई हैं। तो ऐसी प्रजातियों को विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। उदाहरण मॉरिशस में पाए जाने वाला पंछी डोडो, ठीक है। पंछी डोडो जो है पूर्णतः विलुप्त हो चुका है। जीव जातियों की विलुप्त प्राकृतिक भी हो सकती है तथा प्राकृतिक भी हो सकती है, मतलब प्राकृतिक तौर पर भी वो विलुप्त हो सकता है, और कुछ अप्राकृतिक जैसे ऐसे हो सकते संसाधन हो सकते हैं जिनके द्वारा उन्हें हानि पहुंची हो, उसके द्वारा वो विलुप्त हो गया। और जैसे कि आपने देखा होगा अपने यहाँ जो गिद्ध थे जो अपमार्जक का कार्य करते थे, तो वो जो मतलब जो जंतु थे उनको खाते थे, तो जंतुओं में दूध बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता था उसकी वजह से क्या हुआ था, खाने पर उनकी क्या हुई, मृत्यु होने लगी थी, ठीक है। सह विलुप्तता क्या होती है, ठीक है, सह विलुप्तता क्या है, इसका उदाहरण लिखिए। तो सह विलुप्तता को हम लोग समझते हैं, ठीक है। वेट, सह विलुप्तता क्या होती है, तो देखिए जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां भी क्या होती हैं, विलुप्त होने लगती हैं। सह विलुप्तता का मतलब होता है साथ में दूसरा भी विलुप्त होना, ठीक, साथ में दूसरा भी विलुप्त होना, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा होगा परपोषी जो होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने देखा है कि मतलब मनुष्य के सन में जुए रहते हैं, अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो जुए कहाँ पड़ेंगे, जंतु नहीं रहेगा तो जू कहाँ पड़ेंगे, ठीक है। तो ये साथ में विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे गेहूं नहीं हुआ तो गेहूं नहीं रहेगा तो घुन कहाँ पड़ेगा भैया, घुन कहाँ पड़ेगा, यही वही सह विलुप्तता, ठीक है, समझ रहे हो ना। जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। जब एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है तब उसके विशिष्ट परजीवों का भी वही भविष्य होता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण ये है कि विकसित पराग कारी सहोपकारिता का है, जहाँ पर पादप के विलोपन से दूसरा कीट का भी विलोपन भी निश्चित रूप से होता है। यानी कि जैसे आपने कहावत सुनी होगी ना, जो मतलब यानी चंदन का वृक्ष होता है उस पे क्या लपटे रहत भुजंग, ठीक है। तो मतलब भुजंग लिपटे रहते हैं, तो अगर वो चंदन का वृक्ष ही नहीं रहेगा तो भुजंग कहाँ लिपटेंगे जा करके, तो भुजंग यानी कि सर्प भी तो गायब होंगे, वहां के सर्प कहाँ रहेंगे जा करके, ठीक। तो यही इसका कहने का मतलब है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, क्लास को पूरा देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करिए, बच्चों सपोर्ट करिए, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा चैनल काफ़ी टाइम से चल रहा है पर इस पे व्यू नहीं आते हैं ज़्यादा, जबकि पढ़ा हम अपने उसमें पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें, पर मन थक जाता है जब व्यू नहीं आते हैं, तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, ठीक है। कौन सा जंतु अत्यधिक शिकार के कारण भारत में विलुप्त हो रहा है, ठीक, कस्तूरी मृग, ठीक। कस्तूरी मृग क्या होता है, देखो मृग होता है तो उसके अंदर कस्तूरी पाई जाती है, ठीक। तो कस्तूरी जो होती है उसकी नाभि में पाई जाती है, इतनी खुशबू देती है कि वो मृग खुद सोचता है खुशबू कहाँ से आ रही है, और उसी कस्तूरी के कारण, उसी खुशबू के कारण क्या होता है, कस्तूरी मृग का शिकार होता है, जिसके कारण ये विलुप्त होने की कगार पे है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय जंतु का नाम लिखिए, इसके संरक्षण के लिए कौन सी परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं,
ठीक है। तो भारत के राष्ट्रीय जंतु का नाम क्या है? बाघ है। क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय जंतु क्या है? बाघ है। इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ की गई है। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं? भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान तथा सेंचुरीज पर टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। इतने सारे क्वेश्चनों का आपका एक आंसर है, तो आंसर को ध्यानपूर्वक देखिए। तो राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहाँ पर वन्य जीव एवं पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए स्थितियां क्या होती हैं? सुनिश्चित की जाती हैं कि ऐसी स्थितियां पैदा करिए कि पारिस्थितिकी तंत्र और वहां पर जो जीव रहते हैं दोनों की सुरक्षा हो। ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो हेले राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। हेले राष्ट्रीय उद्यान है जो 1936 में स्थापित किया गया, और इसका पहले इसको हेले राष्ट्रीय उद्यान कहते थे, और अब वर्तमान में उसका क्या नाम है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी जिसको कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 100 क्वेश्चन पे भी हम लोग चल रहे हैं। तो राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव सेंचुरियां में अंतर बताइए। मतलब जो राष्ट्रीय पार्क हैं और जो जीव सेंचुरियां हैं उनमें क्या डिफरेंस है, पूछा गया है। उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए जहां भारतीय गैंडे संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान और प्राणी विहार में अंतर बताइए। ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस बताने के लिए कहा गया, अंतर बताने के लिए कहा गया है। तो आइए आंसर देखते हैं। राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव एवं पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए सुनिश्चित होते हैं, जबकि जो वन्य होते हैं, वन्य जीव सेंचुरी केवल वन्य जीव का संरक्षण करने के लिए मतलब सुनिश्चित होती है। मतलब राष्ट्रीय पार्क में क्या होता है? वहां पे जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है और जो जीव होते हैं दोनों की सुरक्षा होती है वन्य जीव में, और जो सेंचुरियां होती है वहां पे सिर्फ केवल वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान होती है, ना कि जो मतलब यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र से उनको कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान शिवसागर, जोरहट असम एवं मानस प्राणी विहार बारबोटा जो क्या है असम में है, और इसमें क्या होते हैं? भारतीय गैंडों को क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है, मतलब एक सींग वाले गैंडे को। ठीक है। एक सींग वाले गैंडे के लिए जिम कॉर्बेट उद्यान जो है वो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। 4 राष्ट्रीय उद्यान पूछे गए हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है। दच्ची गम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एवं कश्मीर में है। ठीक, यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। आपको कोई भी 4 आते हैं राष्ट्रीय उद्यान तो आप कोई भी 4 लिख सकते हो। मतलब ये कंफ्यूजिंग नहीं यही 4 लिखने, तो ऐसा नहीं, आपको कोई भी 4 याद हो राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान ही हो। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान ही हो, वही आप यहाँ पे पुट डाउन कर सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तप्त स्थल जिसको हॉट स्पॉट कहते हैं क्या है? भारत में स्थित तप्त स्थलों के नाम लिखिए। तप्त स्थल पर टिप्पणी लिखिए। जैव विविधता तप्त स्थल का विवरण दीजिए। ठीक है, इतने क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसी में बना हुआ है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो आंसर देखते हैं। वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है। ठीक है। हॉट स्पॉट जैसे हॉट स्पॉट मतलब कौन कौन से, जैसे कोविड में हॉट स्पॉट बनाए गए थे, रेड स्पॉट बनाए गए थे। ठीक है। तो हॉट स्पॉट क्या होते हैं? जहाँ पे जैव विविधता संकट में होती है वहां पे हॉट स्पॉट होते हैं। ठीक है। उन्हीं को क्या कहते हैं? तप्त स्थल। उन्हीं को तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहते हैं। हिमालय, पूर्वी हिमालय। ठीक है। अब देखो हिमालय में कौन सा है? पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट है। इंडो में बर्मा तथा पश्चिमी घाट भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल है। ठीक है। पवित्र उपवन क्या होते हैं? उनकी संरक्षण में भूमिका क्या होती है? ठीक है। तो अलौकिक ग्रुप्स या पवित्र उपवन पूजा स्थलों के चारों ओर पाए जाने वाले वनखंड होते हैं। ठीक है। पवित्र उपवन यानी कि जहाँ पे पूजा पाठ होता हो। ठीक है। तो उसके चारों तरफ जो पाए जाते हैं वो पवित्र उपवन यानी कि पूजा स्थलों के चारों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है। ये जातीय समुदायों, राज्य व केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। पवित्र उपवनों से विभिन्न प्रकार के वन्य जंतुओं
और वनस्पतियों को संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि इनके आस-पास हानिकारक मानव गतिविधियाँ बहुत कम होती हैं, ठीक है? मानव की हानिकारक गतिविधियाँ जो होती हैं, वो जहाँ पूजा स्थल होते हैं उसके आस-पास बहुत ही कम होती हैं। इस प्रकार ये वन्य जीव क्या होते हैं, संरक्षण में धनात्मक योगदान प्रदान करते हैं, ठीक है? यानी जो पूजा स्थल होते हैं, वो पॉज़िटिव जो होते हैं, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको पॉज़िटिविटी प्रदान करते हैं, क्योंकि उसके आस-पास लोग देखो, लोग समझते हैं, लोग की मान्यता है, धारणा है कि यहाँ पे भगवान का वास होता है, तो ये इसके आस-पास के जंगल पे छेड़छाड़ी नहीं करते हैं, ठीक है? तो इसी वजह से वहाँ पर धनात्मक योगदान वो देते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11 सितंबर 1961 को स्विट्जरलैंड में यूरोपीय पर्यावरणविदों के एक छोटे समूह द्वारा विश्व वन्य जीव कोष यानी कि WWF बनाया गया था। नीदरलैंड के राजकुमार बर्नहार्ड संगठन के पहले अध्यक्ष बने। ठीक, कौन बने थे? संगठन के पहले अध्यक्ष बने थे। WWF को अंतरराष्ट्रीय फंड जुटाने वाला समूह होने के लिए नामित किया गया था, जो अपने काम और अनुसंधान को निधि देने के लिए पहले से ही अस्तित्व में संरक्षण समूहों के सहयोग करता था, जैसे कि राष्ट्रीय अपील और जागरूकता अभियानों के माध्यम से धन जुटाया गया था। WWF ने शीर्ष समूहों द्वारा प्रदान की गई वैज्ञानिक सलाह का उपयोग यह तय करने के लिए किया कि फंडिंग सबसे अच्छी तरह से निर्देशित की जाएगी। जो फंडिंग होगी, वो जो फंड करते हैं लोग, वो सबसे देखो अच्छे तरीके से क्या होगी, निर्धारित की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 अंक का, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक स्तर की जाति समृद्धि क्यों मिलती है? इसकी 3 परिकल्पनाएं दीजिए, ठीक है? यहाँ पे 3 परिकल्पनाओं की बात की गई है। पहला जाति उद्भवन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण, ठीक है? तो समझते हैं इसको। तो देखिए, जाति उद्भवन यानी कि स्पेसिएशन आमतौर पर समय का कार्य है। शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन काल से ही बार-बार हिमनद, ठीक है, हिमनद होता रहा है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र लाखों वर्ष से आबादित रहा है। इसी कारण जाति विकास तथा विविधता के लिए लंबा समय मिला है, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उसी का टॉपिक है। सेकंड पॉइंट है उष्णकटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण, ठीक है? तो इसके बारे में देखिए, समझते हैं। तो से भिन्न तथा कम मौसमी परिवर्तन दर्शाता है। यह स्थिर पर्यावरण निकेतन, ठीक है, विशिष्टकरण को प्रोत्साहित कर रहा है, जिसकी वजह से अधिकाधिक जाति विविधता उत्पन्न हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है, जिससे उत्पादन अधिक होता है, जिससे परोक्ष रूप से अधिक जैव विविधता उत्पन्न होती है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में देख लेना, नहीं फंसेगा, ठीक है? पर इसको पढ़ लो, मान लो में भी आ गया। वैसे है कि 80% चांस है कि नहीं आएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। उसके बाद देखिए, टॉप के आपको एमसीक्यू बता दिए जाएंगे, उसी में से एमसीक्यू फंसेंगे, गारंटी रहेगी, ठीक? टॉप के एमसीक्यू मुश्किल का 50 या 60 होंगे, वही पढ़ लेना आप बस, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादपों की जात विविधता, ठीक, 22% जंतुओं की 72% की अपेक्षा अधिक कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधताएं मिलती हैं? ठीक, जंतुओं में क्यों अधिक विविधताएं मिलती हैं? क्या कारण है आखिर, समझिए। प्राणियों में अनुकूलन की क्षमता पौधों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। प्राणियों में प्रचलन का गुण पाया जाता है, ठीक, प्रचलन यानी कि चलते हैं, गमन करते हैं, ठीक है। इसके फलस्वरूप विपरीत परिस्थितियां होने पर ये क्या करते हैं, स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। मतलब अगर उनकी परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं है, भैया हम ये घर छोड़ देंगे, आगे जाकर के कहीं रहेंगे। पर पादप तो ऐसा नहीं कर सकते, वो चल फिर तो नहीं पाते, कैसी भी परिस्थितियाँ हों, उनको वहीं खड़े रहना है, ठीक है? सूख जाएँ, ठीक है, जल जाएँ, कुछ भी हो जाए तो वो वहीं रहेंगे। अब जंगल में आग लगी, जीव-जंतु तो भाग लेंगे, पेड़-पौधे भागेंगे? नहीं भागेंगे, जल जाएँगे। स्वयं को बचाए रखते हैं। इसके विपरीत पौधे स्थिर होते हैं, उन्हें विपरीत स्थितियों का अधिक सामना करना ही पड़ता है। प्राणियों में तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र पाए जाते हैं। इसके फलस्वरूप प्राणी वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करके उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं, ठीक है? गर्मी हो रही है, आग लगी, भगे, प्रतिक्रिया कर रहे हैं ना। पेड़ पौधे तो उनमें संवेदनाएं होती नहीं है, ठीक, तो वो प्रतिक्रिया करेंगे। प्राणी तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के फलस्वरूप स्वयं को वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लेते हैं। इन कारणों के फलस्वरूप किसी भी पारितंत्र में प्राणियों में पौधों की तुलना में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसी वजह से मतलब जो जंतु होते हैं उनमें अधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है।
जैव विविधता का महत्व समझाइए। जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता भोजन, कपड़ा, लकड़ी, ईंधन तथा चारा की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, जैव विविधता जो होती है कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ साथ रोग रोधी और कटिरोधी फसलों की किस्मों के विकास में सहायक होती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। तो जैव विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जैव विविधता मृदा संरचना को सुधारती है, जल धारण क्षमता एवं पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाती है। जैव विविधता पोषण चक्र को गतिमान रखने में सहायक होती है। जैव विविधता पारितंत्र को स्थिरता प्रदान कर पारिस्थितिकी संतुलन को बरकरार रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का महत्व समझाइए। ठीक है, महत्व समझाइए, शायद ये फिर से हम लोग कर रहे हैं, कर लिया हम लोगों ने इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते क्वेश्चन, वन्य प्राणियों के विनाश के 4 प्रमुख कारण लिखिए। वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण के कारण बताइए। जैव विविधता को मतलब जैव विविधता को क्षति कैसे पहुंची और वन्य प्राणियों का विनाश कैसे हुआ उसके कारण बताने हैं, और उनका विलुप्तीकरण कैसे हुआ उसके भी कारण समझाने हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। मैं देखो जितने पूछे बोर्ड एग्जाम उतने ही लिखिए, ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मतलब हमको 8-10 आते तो हम लिखते जाए, नहीं 4 पूछे 4 लिखो, मैक्सिमम 4 लिखो। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा एक बढ़ा दो। ठीक है, अगर आपको डाउट में है तो एक बढ़ा दो। ठीक है, पर 4 ही लिखो, सॉलिड लिखोगे सॉलिड मार्क्स आएंगे। ठीक है, घुमा के लिखोगे घुमा के मार्क्स आएंगे। तो वन्य प्राणियों के विनाश के 4 प्रमुख कारण निम्नवत हैं। तीव्र वनोन्मूलन जिसके कारण वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास समाप्त हो जा रहे हैं। गैर कानूनी रूप से वन्य प्राणियों का शिकार करना, मानव की क्रियाओं या भूलवंश या प्राकृतिक कारणों से वनों में लगने वाली आग है। ठीक, जिसके कारण वन नष्ट हो रहे हैं। प्रदूषण ने विभिन्न प्राणियों के आवासों को विभिन्न प्रकार से दूषित कर दिया है, जिससे इनमें रहने वाले जीवों का जीवन काल कम हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाघ परियोजना का वर्णन कीजिए। ठीक है, बाघ परियोजना का वर्णन कीजिए। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर जो है, तो इस परियोजना का आरंभ 1973 में किया गया था। ठीक है, 1973 में बाघ परियोजना जो है वो लागू हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ संरक्षण करना। इससे संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जैसे कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल जो कि उत्तराखंड में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर यानी कि राजस्थान में जो है, एवं सुंदरवन चीता अभ्यारण्य जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। इनमें क्या था, बाघों को सुरक्षा प्रदान की गई क्योंकि बाघों की संख्या जो थी बहुत ही कम हो रही थी। ठीक है, तो इनको सुरक्षा प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है कि घड़ियाल परियोजना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, घड़ियाल परियोजना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। घड़ियालों की संख्या में होने वाली भारी गिरावट को देखते हुए सन 1975 में खाद्य एवं कृषि संगठन के तत्वाधान में घड़ियाल परियोजना का आरंभ किया गया। पहली घड़ियाल परियोजना 1975 में ओडिशा राज्य में तथा दूसरी उत्तर प्रदेश राज्य देखो कार्तिनिया घाट एवं कुकरेल में सन 1976 में प्रारंभ की गई। ठीक, कुकरेल में आप जाकर के देखोगे, लखनऊ को कुकरेल, तो वहाँ आपको घड़ियाल बहुत सारे दिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे दिखेंगे घड़ियाल। घड़ियाल परियोजना के कारण ही घड़ियालों की संख्या जो सन 1975 में मात्र 70% थी, वह कितनी हो गई, 7,000 तक पहुंच गई। देखिए तो कितना बढ़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राणी विहार क्या है? भारत के 2 प्राणी विहारों के नाम लिखिए। अभ्यारण्य क्या है? अभ्यारण्य से आप क्या समझते हैं, भारत में कितने अभ्यारण्य हैं? ठीक है, तो अभ्यारण्य जिसको प्राणी विहार कहते हैं। ठीक, सेंचुरी। ठीक है, इंग्लिश में एक ही शब्द है सेंचुरी, हिंदी में 2 है। ठीक, तो अभ्यारण्य जिसको प्राणी विहार भी कहते हैं, इंग्लिश में सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, तो अभ्यारण्यों का उद्देश्य केवल वन्य जीवन का संरक्षण करना होता है। ठीक है, अतः इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटने, पशुओं को चराने आदि की अनुमति इस पर प्रतिबंध के साथ दी जाती है कि इन क्रियाकलापों से वन्य प्राणी प्रभावित न हो। ठीक है, यानी कि अगर
आपस चरा रहे हो, लकड़ी काट रहे हो, ठीक है? तो जंतु जो वहाँ पे जंतु रह रहे हैं, वन्य प्राणी रह रहे हैं, उनको किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। तब आप ये क्रियाकलाप कर सकते हो। अगर उनको किसी प्रकार की हानि हो रही है तो आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आप उस एरिया में नहीं जा सकते हैं अगर आपसे किसी प्राणी को आपने क्षति पहुँचाई, ठीक है? इसकी स्थापना एवं नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार के अधीन होती है। भारत में लगभग 543 अभयारण्य, कितने 543 अभयारण्य हैं। भारत के 2 प्राणी विहार जलदापारा जंतु विहार, मदारी हाट पश्चिमी बंगाल और घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? भारत में कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? संरक्षित जैव मंडल क्या है? किन्हीं 2 भारतीय संरक्षित जैव मंडल के नाम लिखिए। बायोस्फीयर रिजर्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, ये आपका बीएससी लेवल तक आप जाओगे, वहां पर भी ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखो टॉपिक बस सेम यही रहते हैं, बस ये थोड़ा ब्रॉड करके उसमें मतलब है नहीं कि आप डिटेल में ज़्यादा जाते हो, डिटेल में ज़्यादा जा करके आप उनको जानते हो, सीखते हो, ठीक है। और जैसे हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हम लोग ये थोड़ी नहीं कि हम लोग को हम लोग मतलब यानी कि सीख रहे हैं, ठीक है। टीचर भी क्या होते हैं, लाइफ टाइम जो है वो सीखते रहते हैं, ठीक है। तो सन 1971 में यूनेस्को की मनुष्य एवं जीवमंडल परियोजना के अंतर्गत मानव कल्याण हेतु जीवमंडल के संरक्षण की दृष्टि से जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का शुभारंभ किया गया। भारत में कुल 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से हिमालय प्रदेश का शीत मारुथल क्षेत्र तथा सोसाचालम प्रमुख है। ये हम लोग के यहाँ पे शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं। अब लॉन्ग आंसर जो है उनको एक वीडियो में कवर कर लेंगे, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। 1 वीक में हम लोग पूरी की पूरी बायोलॉजी को कवर कर डालेंगे, ठीक है। कवर कर लेंगे, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेंगे 5 वर्ष के, और आपको 5 वर्ष के या हम लोग पूरा समझ लो 10 वर्षों के देख लेंगे। और फिर उसके बाद सिर्फ 5 सेट आपको बता दिए जाएंगे, उन्हीं में से क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, ठीक है। वैसे तो आप अगर ये पढ़ लोगे तो बायोलॉजी का पेपर इसी में से आता है, हम लोगों ने भी परीक्षा दी है। तो उसमें क्वेश्चन बैंक जो होती है बहुत ही अनिवार्य होती है पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें जो संकलन होता है सारा प्रीवियस ईयर का मिलता है आपको। तो इधर उधर जितना भागोगे, देखो लास्ट में जो होता है इतना पढ़ो कि आप रिवीजन कर सको। अगर आप क्वेश्चन बैंक के ही जो वीडियो दिखाई जा रही है, आप वीडियो को 3 बार तो देख ही लीजिए, ठीक। 3 बार देख लो, या फिर अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, अगर आप उससे पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप उसको 3 बार कम से कम पढ़ लो, ठीक है। और जो डायग्राम है उनको प्रैक्टिस कर लो। लैमनिंग इतनी याद करनी है आपको जितनी आप वहाँ पे लैमनिंग कर पाओ। ये नहीं कि 20-25 मतलब एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया, उसकी 20-25 जो है वो उनके बॉडी पार्ट्स नेम जो है वो कर लिए। भैया इतनी याद रखो, 4-5 करो, पढ़िया करो, सटीक करो। कहने का मतलब समझ लो। कोई भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, उसको सही वहाँ जानकारी चाहिए। आप ढेर सारा लिख रहे हो, सही जानकारी नहीं है, तो लिखने का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।